नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं महाबहस। वो भी उस जगह से जहां से आजादी के 75 बरस बाद आधी आबादी को आरक्षण दिए जाने की बात अब आगे बढ़ चली है। लोकसभा से बिल राज्यसभा पहुंच गया है और वहां चर्चा चल रही है। लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा में बिल पास होना है। किसी भी वक्त वहां से खबर सामने आ सकती है कि राज्यसभा से भी बिल पर मुहर लग गई है। लेकिन इस सब के बीच जहां सरकार का दावा है कि आधी आबादी की राजनीतिक में भागीदारी इस बिल के जरिए सुनिश्चित होगी, तो वहीं विपक्ष ने इस बिल को समर्थन तो दे दिया, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे की बात भी पूछ ली है। लेकिन सवाल सिर्फ राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं के आरक्षण भर का नहीं है, सवाल यहां पर उनके अधिकार का भी है। सवाल यहां पर यह भी है कि अगर बिल पास हो गया तो फिर सियासत वाली बात क्यों हो रही है। सवाल यह भी है कि महिलाओं को आरक्षण मिल भी गया तो क्या अधिकार मिलेगा, क्या पुरुष प्रधान समाज की सोच बदल पाएगी क्या? और साथ ही सवाल यह भी कि परिवार या पति का दबाव तो उन पर नहीं होगा। ये ऐसे तमाम सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। नारी को शक्ति के रूप में देखा। करती हूँ इस विमेंस बिल को लाने के लिए। मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते। महिला आरक्षण की लड़ाई अब ओबीसी तक आई। 163 हमारे एमएलसीज हैं, जिसमें से 40% ओबीसी है। यह भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए अगर कहा जाए, फिर मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। महिला आरक्षण की बात कौन किसके साथ? लेकिन आप रिजर्वेशन लेकर आए हैं, और जब आप ये रिजर्वेशन लेकर आए हैं, जब आपका अस्तित्व और वर्चस्व ओबीसी वोटर के बेस पे है और आप 10 साल सरकार में ओबीसी वोटर्स के बेसिस पे ही हैं, तो आप ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं उनका राजनीतिक अधिकार देना चाहते? नड्डा का वार, विपक्ष हक्का बक्का, मोदी का काम पक्का। और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते। और इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। सांसदों को मोदी का अभिनंदन, नारी शक्ति वंदन। देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव कर रहा हूं। संसद में महिला आरक्षण शुरू हुआ सियासी रण। वक्त से फायदा उठाने के लिए इनके सामने इलेक्शन खड़ा है, तो उसकी वजह से इन्हें दिलचस्पी थी उससे ज्यादा। और भाई अपोजिशन वो भी मजबूर था, क्या करें। ये सब मुद्दे लेकर महिलाओं को कभी भी जो है रिजर्वेशन नहीं मिलती। आज की तारीख में टेस्ट है राज्यसभा में, तो रिजर्वेशन महिलाओं को प्राप्त हो और अब आगे जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो ये कदम उठाया है, बहुत ही फ्यूचर के बारे में सोच के, हमारे देश की औरतों के बारे में, उनके कैसे बढ़े उसके बारे में सोच के उन्होंने किया। और ये बदलाव डेफिनेटली सबको आगे चलते चलते बहुत मदद करे। सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। और चलिए इसी मसले पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज जबकि महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, तो हम चर्चा भी महिलाओं के साथ करेंगे। बहस नहीं होगी, सार्थक चर्चा होगी। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ नीति शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बरखा त्रिहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ नेहा जोशी भी जुड़ेंगी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। मानसी गुलाटी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नीति शर्मा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। देखिए, आरक्षण तो अब मिल जाएगा। बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी किसी वक्त पास हो जाएगा। और जब बिल कानून की शक्ल लेगा तो उसके बाद यह तय है कि आरक्षण मिल जाएगा 2024 में, नहीं 2029 में सही। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आरक्षण के बाद क्या अधिकार भी मिलेगा क्या? देखिए, महिलाएं खाली आकर्षण का केंद्र ना बने, लेकिन सशक्त बने, मजबूत बने, ये आवश्यक है हर समाज के लिए। जो महिला
एक अपने परिवार का पोषण करती है, क्या वो राजनीति में आके राजतंत्र का और देश का पोषण भी कर सकती है? ये उसकी आवाज है। आज महिलाएं पृथ्वी से लेके ब्रह्मांड तक अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमने अभी देखा कि इसरो में भी महिला साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया। आज विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन, टेक्नोलॉजी, महिला, इवन यहाँ पे अभी हाल ही में विश्वकर्मा दिवस मनाया गया और उसमें जो हमारी महिलाएं हैं, जो देश की जो अर्थव्यवस्था को जो निजी रूप से और जो मूल रूप से जमीनी सत्व के जमीन के लेवल पर जो उसको पनपा रही हैं, वो जो शिल्पकारी महिलाएं हैं, वो जो छोटे से छोटे हमारे जो भाई बहन हैं, जो देश के आखिरी गांव से देश को सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी आज सम्मान किया जा रहा है। अब अधिकार मिलने की जो बात है, मैं इतना समझती हूँ आरक्षण आवश्यक है वो महिलाओं के लिए जो वंचित हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और जो सक्षम हैं। लेकिन इतना भी मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आप में योग्यता है तो आप आगे बढ़ के आपने करके दिखाया है। अभी तक भारतवर्ष में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं रहा, लेकिन आज इन 9 सालों में सबसे ज्यादा जो महिला सांसद रही वो इसी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में रही और उन्होंने सशक्त होकर अपनी डिलीवरी दी। आज अगर भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वहां पे एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर का योगदान है, निर्मला सीतारमण जी का। अगर आज भारत एक 4थी बड़ी आर्मी बनता है तो वहां पे भी रक्षा तंत्र में एक महिला का योगदान है। यानी कि सर्वोच्च पद पर, यहाँ तक कि हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक पिछड़े समाज से आती है। तो महिलाओं का योगदान और उनके अधिकारों की वो बात भी करती है सशक्त तरीके से देश को आगे बढ़ाने में। इसीलिए मैंने सवाल किया था नीति शर्मा जी की बात तो होती है लेकिन क्या अधिकार भी मिलेंगे क्या? बरकत रेहान जी, मैं सवाल को और आसान कर देता हूं। देखिए, पंचायत स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था बहुत पहले से लागू है, लेकिन हम सभी ने देखा है कि जब पंचायत की कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती है और वहां से कोई महिला प्रधान जीत कर आती है तो प्रधानी का जो पूरा कामकाज है संभालता उसका पति, उसे कहा जाता है प्रधान पति, और वो महिला प्रधान घर में बैठी रहती है। तो मेरा सवाल इसलिए था कि कल को ऐसा ना हो कि इस महिला आरक्षण के जरिए कोई विधायक चुनकर आए, कोई महिला सांसद चुनकर आए, लेकिन पता चले कि उसका जो विधानसभा क्षेत्र है, उसका जो संसदीय क्षेत्र है, वो उनके पति महोदय चला रहे हैं। देखिए, अभी आपने बहुत अच्छे से नीति जी ने समझाया ही कि पूरा ब्रह्मांड जो है महिलाओं ने संभाल रखा है। पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक इसरो में महिलाओं का कितना योगदान। आज रॉकेट चलाने में भी महिलाएं आगे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आप कोई सा भी प्रोफेशन बताइए, सब में महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है और बखूबी। पॉलिटिशियंस भी बहुत सारी महिलाएं हैं। तो फिर आरक्षण की क्या जरूरत थी? महिलाएं तो पहले से ही इतनी सक्षम है। और महिलाओं को कब से आपने कम आंकना शुरू कर दिया? अगर महिला इसरो में काम कर सकती है, डॉक्टर बन सकती है, स्पोर्ट्स स्टार बन सकती है, गोल्ड मेडल ला सकती है देश के लिए, एक से एक बेहतरीन डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगी महिलाएं, एक से एक IT प्रोफेशनल्स मिल जाएंगी महिलाएं, चांद तारों पे पहुंची हुई है महिलाएं, तो पार्लियामेंट क्या बहुत मुश्किल था? या ये लेमन जूस दी गई है? क्योंकि अवधि तो कोई देखिए दे भी दिया है, पारित भी हो गया है। मैं तो कह रही हूँ महिलाओं का सशक्तिकरण 33% से कैसे होगा? करना है तो पूरी तरीके से करिए, 100% महिलाओं को दे दीजिए आरक्षण, सभी को महिलाओं को पूरा आरक्षण दीजिए और सबको इतना एम्पावर कर दीजिए। अगर लगता है कि पार्लियामेंट पहुंचने से, और वो भी कौन पहुंचेगा? वही नेताओं की बेटी, बहू बेटियां और बॉलीवुड की, अब नाम मैं आपको बताऊंगी, जो नई नई साड़ी पहन के घूम रही हैं, आप समझ लो नाम, क्योंकि नाम बताना मैं क्यों लग रहा है मैम आपको समझती, बस वही आगे आएंगी। और जो बेचारी गरीब, हाँ, ऐसा जो बेचारी गरीब शोषित महिलाएं हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना पहले कभी कुछ मिला है ना अभी कुछ मिलेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड है जो इलेक्शन के टाइम पे खेला गया है। 51% जो महिलाएं हैं उनका वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। मैडम, जो आजादी के बाद 75 बरस तक नहीं हुआ, अगर आज हुआ है तो सबसे पहले उसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए कि चलिए कम से कम इस दिशा में देर से सोचा गया लेकिन दुरुस्त सोचा गया। मैं तो इतना स्वागत कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ 100% कर दो और आने वाले 24 के इलेक्शन में आराम से खूब तसल्ली से सुन लीजिए, महिला प्राइम मिनिस्टर चाहिए देश को, पूरा सशक्तिकरण होना चाहिए। मोदी जी मंच से बोले, बल्कि अभी तो लोकसभा में ये ऐलान कर देना चाहिए था। नई संसद है, बहुत खुशी है, बहुत ही हर्षोल्लास है पूरे देश में। नई संसद में नया ऐलान महिलाओं के लिए कि नई प्राइम मिनिस्टर जो होगी वो एक महिला। मैं जवाब ले लेता हूँ। नीतीश शर्मा जी, देखिए यहाँ पर बरका मैम का कहना है
कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना ही है, और आप ये कह रहे हैं कि हर मंच पर उनकी भागीदारी है, मिशन चंद्रयान में भी वो शामिल हैं, आज वो खेल कोटे में भी बहुत आगे तक जा रही हैं और आज एक राष्ट्रपति महिला हैं, तो फिर किसी आरक्षण की जरूरत क्यों? अगर आप वाकई में राजनीति में उनकी भागीदारी चाहते थे, शुरुआत से चाहते थे, आपके कोर एजेंडे में था, तो ये तो आप बहुत पहले कर सकते थे। आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देते, वो जीत कर आती, उसके लिए किसी आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। देखिए, मैं भाजपा की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन एक महिला और जागरूक सिटीजन के नाते मैं ये जानती हूं कि भाजपा की जो अपनी पॉलिसी है उसके अंदर 33% रिजर्वेशन महिलाओं की है। भाजपा के ही अंदर सबसे ज्यादा सांसद और सबसे ज्यादा मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर महिलाओं के देखे जा रहे हैं। और ये जो वंशवाद की बात है, ये चिंता की बात जरूर है, लेकिन इसकी डिलीवरी कौन लोग कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी से 2 ही महिलाएं हैं, किस परिवार से आती हैं हम जानते हैं। मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं 40% आरक्षण दूंगी, लेकिन वहीं जब कर्नाटका में जीत के आती हैं तो केवल एक महिला कैबिनेट मिनिस्टर होती है। उसके बाद ये जो ओबीसी का ट्रम्प कार्ड इसके बीच में खेल रहे हैं, यही 2010 महिला दिवस का दिन था, 8 मार्च 2010, जिस दिन लोकसभा के अंदर इस बिल को फाड़ा गया। इस बिल के अंदर ये क्राइटेरिया नहीं था, कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान नहीं था। आज उसी कोटे के लिए ये आप इस राजनीति के पूरे प्रकरण को और इस क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास करें। 2019 में, मैं बरखा जी की भी बात पर आऊंगी, लेकिन मैं इस क्रोनोलॉजी को समझा दूं। 2019 में जो मैक्सिमम वोट्स ओबीसी की और महिलाओं की, वो एनडीए के पक्ष में गई। अब यहां पे विपक्ष के पास उसकी दुखती रग है कि कैसे उसका क्रेडिट लिया जाए, लेकिन वहीं पैरेलल रूप से सनातन, जहां पे महिलाओं के सम्मान की बात होती है, यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता की बात होती है, वहीं पे साउथ से लेके दक्षिण से लेके उत्तर तक इनके सहयोगी दल कभी सनातन का उन्मूलन की बात करते हैं, कभी उसी सनातन को ये डेंगू या मलेरिया बोलते हैं, और यहां तक बोल देते हैं तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री कि इस गठबंधन का तो पर्पस ही यही था कि कैसे सनातन को समाप्त किया जाए। अब मैं बरखा जी की बात पर आती हूँ कि महिलाओं को आरक्षण की क्या आवश्यकता है। आज हम जितनी भी महिलाएं पहुंची हुई हैं, बिना आरक्षण के योग्यता के दम पे पहुंची हुई हैं, लेकिन ऐसी बरखा जी बहुत सी महिलाएं हैं जो वंचित हैं, जिनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जो सक्षम है लेकिन उनको आगे कोई बढ़ाने की जगह नहीं मिल पाती, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, देश का नेतृत्व करना चाहती हैं, देश की समस्याओं के लिए आगे अपने आवाज उठाना चाहती हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उसके लिए आरक्षण आवश्यक है। लेकिन इतना जरूर बोलूंगी कि ये जो वंशवाद की पॉलिटिक्स है, ये जो राजनेताओं की जो अपने ही घर से जो लेकर आते हैं, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ बरखा जी, आप जवाब दीजिएगा मैम। लेकिन बताइए कि राजनीति में वंशवाद कैसे खत्म होगा, खासतौर से महिला आरक्षण लागू हो जाने के बाद भी कैसे खत्म होगा? देखिए, मुलायम सिंह यादव का निधन होता है और उस सीट से उनकी बहू डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। क्या पूरी समाजवादी पार्टी को, क्या अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के भीतर कोई दूसरी महिला नहीं मिली जो कि राजनीतिक हिसाब से बहुत पिछड़ी हुई हो, जिसको आगे लाने का काम किया जा सकता था, वो नहीं किया गया? तो ये जो बीमारी है, ये कैसे दूर हो पाएगी? न कभी हुई थी ये बीमारी दूर, ना आज होगी। ये सब और सब बेमानी बातें हैं। लालू यादव ने किसको बनाया चीफ मिनिस्टर? राबड़ी को। वहां कोई पिछड़ी महिला नहीं थी, न पहले थी न अब होगी। लेकिन जो अभी बात कही गई है यहाँ पर, मैं आपको ये बता दूं, डिजर्विंग कैंडिडेट को पार्लियामेंट पहुंचना चाहिए, जिसको समझ बूझ हो, वो महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो। हम क्यों फंसे हुए हैं महिला में क्यों फंसे हुए हैं? जो डिजर्व करता है, मेरे को तो जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, जो रैलियां कर सकता है, जो इलेक्शन लड़ सकता है, जो लोगों की जन सेवा कर सकता है, वो पहुंचे ना। वो बीवी का नाम लगा करके हस्बैंड सारा काम कर रहा है। पंचायत में क्या होता है, पति सारी वाहवाही लूट रही है, वही सारा काम कर रहा है। नाम बीवी का, छोटा सा पोस्टर बीवी का नीचे होता है, पति का बड़ा सा होता है, वही कर रहा होता सारा। तो वही कुछ रिप्लेसमेंट आ जाएगा, कुछ आपको बॉलीवुड के चेहरे दिख जाएंगे आगे आगे। 33% नीतीश शर्मा जी, आपका जवाब, उसके बाद मानसी गुलाटी जी हमारे साथ जुड़ गए। बोलना चाहती हूँ बरखा जी की इस बात का मैं पूर्ण रूप से सहमत करती हूँ। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो सामने आनी चाहिए, जो सक्षम है, डिजर्व है और वो डिलीवर कर सकती हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे वही विपक्ष की जो पार्टी है, आप मुझे बता दीजिए कि निर्मला सीतारामन जी के पिता का या पति का नाम क्या है? आपको बिना गूगल के नहीं बता सकती। आप मुझे बता दीजिए कि सुषमा स्वराज किस खानदानी किस परिवारवाद से आती हैं। आप मुझे बता दीजिए कि स्मृति ईरानी जी का क्या बैकग्राउंड है, क्या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जिसका उनको बैक मिली। जितनी भी महिला अब तक भाजपा की सरकार में आई हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं, कहीं ना कहीं वो सक्षम थी, योग्य थी, तभी ये डिलीवरी दी है कि आज इस कार्यकाल में, इस कालखंड में महिलाओं की सेवा शौचालय से लेके, इज्जत घर से लेके, आवास योजना से लेके,
में बैठे हैं हम। मैम आप जवाब दीजिएगा, लेकिन हमारे साथ मानसी गुलाटी भी जुड़ चुके हैं, उनको चर्चा में बात शामिल कर लेते हैं। मैम एक सेकंड, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। मानसी गुलाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानसी गुलाटी जी, ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा कि महिला आरक्षण किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिर्फ मजबूरी भर न रह जाए, महिलाओं के लिए मजबूती के तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा? सबसे पहले ये बहुत ऐतिहासिक जीत है। ये ऐसा बिल है जिसमें 454 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसका समर्थन दिया है, तो बहुत ऐतिहासिक जीत है। इंदिरा गांधी भी हमारी प्रधानमंत्री रही थी, राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री है द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये बहुत ऐतिहासिक जीत है। वुमेन के लिए तो वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए, तो ये बिल बहुत ऐतिहासिक जीत है। औरतों को आगे पहले ही है और भी आगे बढ़ेंगी इस बिल के साथ में। बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल सही है, जो डिजर्विंग है उनको ही हमारे देश का और कल्याण करना चाहिए, तो बहुत ऐतिहासिक जीत है। मैं सबसे पहले इस बिल का सबको सराहनीय देना चाहूंगी और हम सबको लोक सेवा पे ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जीत है। ठीक है, त्रियान मैम आप जवाब दीजिए। देखिए, ऐतिहासिक बिल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कम क्यों आंक रही हैं महिला को? कि महिलाओं के पास क्या कमी है? आप अपने आप को कम समझती हैं क्या? जो क्यों हम आगे, अगर इंदिरा गांधी मैं एक सेकंड इसका जवाब दे रहा हूँ। मैम देखिए, आजादी के 75 बरस बाद भी 545 सीटों में अगर 78 महिला सांसद हैं, तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि उनकी संख्या कैसे बढ़ेगी? दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए भाई, उनको डिसीजन नहीं आते हैं ना, डिसीजन मेकिंग में आना चाहिए। ये तो हम महिलाओं को, बहनों को आपस में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। 454 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने समर्थन किया। हम तो खुद ही एक दूसरे के पैर की बेड़ियां बनी बैठी हैं। जिस दिन हम पैर की बेड़ियां न बनेंगे, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे, उस दिन कोई रिजर्वेशन आया पूरा, उससे तो मुक्ति मिली नहीं, एक और मर दिया हमारे ऊपर वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसको बोला जा रहा है कि 15 साल बाद खत्म हो जाएगा। वो 70 सालों में ना खत्म, 15 साल बाद खत्म नहीं हो जाएगा। 15 साल बाद उसको आगे बढ़ाना है, किस तरीके से बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, ये लोकसभा को, ये संसद को तय करना होगा। 15 साल में ऐसा नहीं कहा गया कि खत्म हो जाएगा। एक सेकंड मैम, ठीक है, हम इसमें नहीं उलझे रहेंगे। ये धीरे धीरे जब ये बिल कानून की शक्ल लेगा, सरकार सारी बातों को क्लियर कर देगी। नीति शर्मा जी, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है, जिसका जिक्र यहाँ पर त्रियान जी भी कर रही है और मानसी जी भी कर रही है, कि देखिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि महिलाएं चुनकर आ तो जाएंगी, जब ये बिल लागू हो जाएगा तो तय है कि 33% उनकी भागीदारी होगी, लेकिन क्या वो फैसले लेने के लिए भी स्वतंत्र होंगी? क्या आज जो महिला सांसद सदन के भीतर बैठ रही हैं, चाहे वो लोकसभा में बैठ रही हो, राज्यसभा में बैठ रही हो या फिर विधानसभा में बैठ रही हो, क्या वो अपनी पार्टी से इतर जाकर कोई स्टैंड ले सकती हैं, कोई फैसला ले सकती हैं? मान लीजिए कि अगर उनकी पार्टी किसी बिल को लेकर खिलाफ खड़ी है, सरकार के उस बिल के खिलाफ खड़ी है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, उनको उस बिल का समर्थन करना चाहिए, तो क्या इतनी शक्ति आरक्षण बिल उनको दे पाएगा कि उसके साथ खड़ी हो पाए अपनी पार्टी का विरोध करके? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, या कल को यहाँ पे कोई योग्य ट्रांसजेंडर भी आते हैं, तब भी लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, जिसको संवैधानिक तरीके से हमारी सरकार देती है। अब यहाँ पर क्या महिला रख देती है? अब यहाँ पर क्या महिला रख पाएंगी? कोई भी डिसीजन आता है, आज भी अगर बिल पारित हुआ तो ज्वाइंट डिसीजन आता है, दोनों ही सभाओं में, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभाओं में उसकी चर्चा होती, महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं, और बाकी भी जो जितने भी सरकारी हमारे अधिकारी हैं वो उसमें पार्टिसिपेशन रहता है। जब ज्वाइंट एफर्ट से कोई आएगा और उस ज्वाइंट एफर्ट्स में 33% जो सहभागिता है वो एक महिला की रहेगी, तो निश्चय रूप से उस बिल का एक दूसरा आयाम भी सोचा जाएगा और रूप से विचार भी करे जाएंगे कि एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बिल में क्या इनपुट होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये चर्चा के बाद ही पारित होता है। लेकिन मानसी जी, कहीं ऐसा मैसेज तो नहीं जा रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बिल लाया गया है, और जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन या फिर विपक्षी पार्टियां भी मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रही हैं, उनको ये डर है क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इसका पॉलिटिकल माइलेज ले जाए, तो लिहाजा हम भी मैदान में कूद पड़ते हैं और बताते हैं कि हम सबसे बड़े महिला हितैषी हैं? बिल्कुल, कहते हैं जब जागो तब सवेरा। बिल बहुत अच्छा है, जिसमें हमारे 454 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सपोर्ट किया है, पर काफी देर हुई है, इस बात में कोई वो नहीं है, क्योंकि जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, महिला राष्ट्रपति भी है, तो ऐसा नहीं है
कि वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, मेन वुमेन दोनों इक्वल है। पर बिल्कुल एक बात जरूर है, ये बोल भी सकते हैं कि 2024 आ चुका है तो ये बिल्कुल है एक पार्लियामेंट, आप एक बिल्कुल हम ये चीज देख सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स का भी मुद्दा है जरूर, लेकिन औरतों को अपने आप को कभी भी किसी भी लेवल पे कम नहीं समझना चाहिए। औरतें कहाँ चांद पे पहुंच गई है, कहाँ राष्ट्रपति भवन में या राष्ट्रपति बन के बैठी हुई है, तो औरतें वैसे भी किसी भी लेवल पे कम नहीं है। लेकिन ये मुद्दा बिल्कुल बोल सकते हैं, प्रोपेगेंडा बोल सकते हैं। ठीक है नीतीश शर्मा जी, आज कई महिलाओं की तरफ से रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, तो फिर 2024 से क्यों नहीं 2029 तक हम इंतजार क्यों करें। आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, आप सेंसस की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये सब कुछ लागू करेंगे। लब्बो लुआब ये था कि उनका कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे सामने लड्डू रखा है तो उसे आज हमें खाने के लिए क्यों न दिया जाए, इंतजार करने के लिए क्यों कहा जाए। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा। आर्टिकल 82 में कहते हैं कि पहले हमारा सेंसस होगा, जनगणना होगी जो हर 10 साल में होती है, और उसके बाद इसका डिलिमिटेशन होगी। 2026 से पहले डिलिमिटेशन ऑलरेडी हो नहीं सकती। 2 साल हमको जनगणना में रहेंगे, तो अगर उस आंकड़े को हम समझे तो 2029 तक ये बिल आएगा। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ देश की जनता से, समझने की आवश्यकता है कि आज तक के इतिहास में 1947 तक आज 2023 75 सालों में क्या जो इससे पूर्व सरकारें रही 27 बार इस बिल को पारित किया, 27 साल इसको लग गए। 2010 में भी आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2 बार ये आया। उसके बावजूद सिर्फ विपक्ष के जो इन्होंने पहले ओबीसी ये कोटा नहीं था तब तो ये बोले नहीं, तब इन्होंने समर्थन दिया नहीं, इसको पारित किया नहीं। आज अगर सहमति से ये लोकसभा और अब राज्यसभा में भी निश्चित रूप से हम समझते हैं पारित हो जाएगा, तो वो बीज का रोपण हो चुका है। ये पेड़ जल्दी उगेगा, इसके फल जल्दी ही देश खाएंगे। ठीक है बरकत रेहान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन ये बात सही है कि आज हर राजनीतिक पार्टी इफ बट लगाकर इस बिल का समर्थन कर रही है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम है कि इतने साल क्यों लग गए। और दूसरी बात, अब जबकि आधी आबादी को उसके अधिकार दिए जाने की बात कही जा रही है, तो फिर बात उसमें ओबीसी कोटे की क्यों लाई जा रही है। महिलाओं के आरक्षण में भी जात पात क्यों देखा जा रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये इलेक्शन है, 24 के इलेक्शन के लिए ट्रम्प कार्ड है। दूसरा बात आपने कहा ये महिलाओं को, ये देखिए किस तरीके से बांट देंगे, महिलाओं को कहां कहां बांट दिया। अब बताइए, महिलाओं को इतना बांट दिया कि कोई कह रहा है 33 नहीं 50% देना चाहिए, मायावती कह रही है। अखिलेश कह रहा है कि मुसलमान महिलाओं को भी मिलना चाहिए। अरे मैं कह रही थी हिंदू को मिलना भी चाहिए, बहन कह रही है कि ईसाई को भी मिलना चाहिए, ये बहन कहती है पारसी को भी मिलना चाहिए। सबको दे दो भाई, आरक्षण ही दे दो सबको। अगर आरक्षण से वुमन एम्पावरमेंट होता है तो सबको आरक्षण दे दो, लेकिन 100% वुमन एम्पावरमेंट करके दिखाओ, जो कि आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि आप नीतियों पे काम नहीं करते, आप महिलाओं की शिक्षा पे काम नहीं करते। जो शोषित महिलाएं हैं उनको कैसा सुधारा जाए उस पे नहीं काम कर रहे। इंदिरा गांधी कितने सालों देश की प्रधानमंत्री थी, योजना से सक्षम नहीं बनाया गया, उनकी पीढ़ी नहीं वो कैसे प्रधानमंत्री बनी आपको पता है, क्या वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। सोनिया गांधी, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। नेहा जोशी जी आ गई है। नेहा जोशी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? थोड़ा लेट आई चर्चा में हमारे साथ आप जुड़ गई हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल कर लूं, जो सवाल मैं शुरुआत से करता आ रहा हूं कि देखिए, आरक्षण तो मिल जाएगा, ये तय है, आज नहीं कल, 24 में नहीं 29 में, लेकिन क्या अधिकार भी मिलेगा क्या इस बिल के आ जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मेरी बहन अभी मुझसे पहले बोल रही थी, मैं आपको याद दिलाऊंगी जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि पहले 5 साल मैं उन विषयों पर काम करूंगा जिनकी भारत को जरूरत है। भारत में तभी भी ऐसी महिलाएं थी जो चूल्हे के धुएं से जूझ रही थी, जिनके घर में इज्जत घर नहीं थे, जिनके पास बैंक खाते नहीं थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का हम राग अलापते आ रहे थे कई दशकों से। उन्होंने इन सब मूलभूत चीजों पर काम किया और आज वो महिला आरक्षण बिल लेकर आए, पूरी तैयारी के साथ आए और यूनानिमसली संसद में उसको पारित यहाँ पे उन्होंने दिखाया। 2010 में मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, राज्यसभा में पास हो गए थे, लेकिन अपने ही साथी जो उनके गठबंधन में दल थे उनके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। कोई बिल फाड़ने लगा, कोई कहने लगा परकटी महिलाएं सदन में आ जाएंगी। तो आज जब इस ऐतिहासिक मौके पर हम खड़े हैं, पीछे संसद है हमारे, तो आज कोशिश की जा रही है, रचनात्मक तरीके ढूंढे जा रहे हैं इसका विरोध करने की। कोई जाति की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है। मुझे एक बात बताएं कि इसमें महिलाओं को कौन देख रहा है? वो महिलाएं जो आज तैयार है संसद के अंदर जाने के लिए, विधानसभाओं में जाने के लिए, और तैयारी कर रही है कई सालों से। निकाय में जो आरक्षण मिला है
उसके नाते इतनी बड़ी फौज तैयार है विधानसभा और संसद में जाने के लिए, और हमने कई प्रदेशों में देखा है परसेंटेज। इसी पर मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं नेहा जी, आपके लिए जवाब देना भी आसान हो जाएगा। देखिए, सही बात है कि वो आधी आबादी अपने अधिकार के लिए लड़ रही है, लेकिन अब भी ये सवाल कायम है कि क्या उसके सांसद बन जाने के बाद, उसके विधायक बन जाने के बाद उसको वो अधिकार होगा क्या फैसले लेने का जो फैसले वो लेना चाहेगी। खासतौर से मैं आपको एग्जांपल देते हुए समझा रहा हूं, मैंने थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया था कि गांव में जब कोई सीट प्रधानी के चुनाव में किसी महिला के लिए आरक्षित हो जाती है, वहां पर कोई महिला जीत कर आती है तो कामकाज उसके पतिदेव देखते हैं और उनको प्रधानपति कहा जाता है। क्या ये व्यवस्था बदल पाएगी क्या? बहुत आसान भाषा में कहें तो आप समझाइए देश के लोगों को कि क्या क्या बदल जाएगा इस महिला आरक्षण बिल के लागू हो जाने के बाद उन महिलाओं के लिए जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। अक्सर जब भी पंचायती राज में और निकायों में महिला आरक्षण की को क्रिटिसिज्म किया जाता है तो यही आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि प्रधानपति, लेकिन आज अगर आप गांव में जाके देखें, आप निकायों में जाके देखें तो इन्हीं नेताओं में से बहुत सारी महिला नेताएं निकल रही हैं। देखिए, बच्चा पैदा होता है तो चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ता है, तो आप चलने का ही मौका नहीं देंगे तो दौड़ेंगे कहां से। ये कहना कि अगर 20% ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं जहां पर महिला अपने अधिकार का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पा रही है तो आप व्यवस्था खत्म कर दें, ये कोई लॉजिक नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है कि स्थानीय निकाय से, पंचायती राज सिस्टम से जो महिलाएं तैयार होकर आ रही हैं, पार्टियों ने अपने अंदर भी व्यवस्थाएं बदली हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का आप नेतृत्व देखें तो आपको संगठन में मंडल से लेकर राष्ट्र तक महिला नेता दिखेंगी, हर मोर्चे में, हर प्रकोष्ठ में। तो ये जो सारी फौज तैयार होकर आ रही है, आने वाले समय के सांसद हैं, आने वाले समय के विधायक हैं, और इस व्यवस्था को पूरे देश को अपनाना ही पड़ेगा। महिलाएं अपना अधिकार खुद ले लेंगी, किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी के 3 मिनट हमारे पास हैं। 93 में मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत आसान भाषा में बताइए, आपके हिसाब से इस आरक्षण बिल के बाद, इसके कानून बन जाने के बाद क्या क्या बदल जाएगा, क्या क्या सहूलियतें होंगी महिलाओं के लिए? कुछ भी नहीं बदलेगा, आप देख लीजिएगा। पहली बात तो 11 चूस है, आएगा ही नहीं। अभी तो बड़ा लंबा समय चाहिए, 29 तक भी नहीं आएगा। क्यों लग रहा है मैम आपको ऐसा, क्यों लग रहा है? सिर्फ होने से थोड़ी इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड पे, उसके लिए सेंसेक्स 370 के लिए भी यही कहा जाता था कि नहीं हट सकती। सेंसेक्स इतनी आसानी से नहीं हो जाता। धारा 370 के बारे में ये कहा जाता था कि कभी हटी नहीं सकती है, वो भी हुआ। लेकिन ये चीज करने के लिए बहुत सारी गणना चाहिए जिसमें टाइम लगता है। ये सिस्टम है, सिस्टम को थोड़ी ना बदल टाइम तो लगा ना, 75 बरस हुआ। 75 बरस अगर इंतजार किया गया तो कुछ और बरस इंतजार कर सकते हैं नीति जी। देखिए, आज जेपी नड्डा जी ने भी ये बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा, हमने करके दिखाया और इसको लागू भी करेंगे। नीति जी, अभी मेरी बहन ने बोला 75 वर्षों में आपने तो इनिशिएट ही नहीं कर पाए, लागू ही नहीं कर पा पाए दोनों सदनों में। आज आप बोलते थे कि 370 नहीं हट सकती, 370 हटी और शांति से हटी। आप बोलते थे राम मंदिर का फैसला, भगवान राम के अस्तित्व पे आप प्रश्न करते थे, आज राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। आप तो वो लोग हैं जो संसद के निर्माण पे भी आपको समस्या आ रही थी, उसी संसद में सभी धर्मों के अनुयायी आए, प्रार्थना करी और आज संसद में भी ये हो रहा है। और तीसरी बात, जब आपने बोला, आप ही के राहुल गांधी जी संसद में बोलते हैं कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता, ये वही मेक इन इंडिया है जो 1/3 कॉस्ट पे इसरो का जो चंद्रयान है वो साउथ पोल में पहली बार लैंड कर गया, और ये वही मेकिंग इंडिया है जिसकी यूपीआई डिजिटल नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि जो आपने मानसी जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल एक औरत बहुत आगे है, औरत का वो करना भी नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बोलना चाहती हूँ, लोक सेवा करने के लिए हमें पार्टी की जरूरत नहीं है। अगर आपको जनहित करना है तो उसके लिए पार्टी का होना भी जरूरत नहीं है, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। लोक सेवा करिए, वो वैसे भी आप कर सकते हैं। समय हमें यहीं तक की इजाजत देता है, हमें खत्म करना होगा। लेकिन सार यही है कि देखिए, 75 बरस की लड़ाई थी, इस लड़ाई को आधा जीत लिया गया है। कानून की शक्ल ले लेने के बाद जब ये आरक्षण लागू हो जाएगा तो आधी आबादी जो अपने पूरे अधिकार के लिए लड़ रही थी, खास तौर से सदन में अपनी मौजूदगी के लिए, उसको अधिकार मिल पाएगा। और फिलहाल अभी उसके मन में यही विश्वास है, यही भरोसा है कि आने वाले दिनों में तस्वीर बदलेगी। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि हम ही महिला हितैषी हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जनता, वो जनार्दन, वो महिलाएं समझ रही हैं कि अगर आप सब लोग हमारे हितैषी हैं तो इतने बरस क्यों लग गए। उसके मन में सवाल है, आप वोट मांगने के लिए उसके पास जाएंगे तो सवाल आपकी तरफ से, उसकी तरफ से आपसे जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।